हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट सामने आ गई है तो सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। आज हम चर्चा करेंगे हिंडनबर्ग के उस नए खुलासे को लेकर जिसने देश में ला दिया है सियासी भूचाल। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में सेबी की चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक बार फिर अडानी ग्रुप पर निशाना साधा गया है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किए गए खुलासे ने फिर से बीजेपी और पूरे विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया है। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर खुलकर विरोधियों को जवाब दे रही है। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर सियासत हाई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। हिंडनबर्ग का नया खुलासा, सेबी अडानी पर निशाना। हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी ग्रुप, घिरे माधवी और धवल बुच। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। हिंडनबर्ग का दावा, अडानी ग्रुप में बड़ा घोटाला। सेबी अडानी कनेक्शन, किसको टेंशन? We demand the immediate resignation of Madhavi Puri Buch as chairperson of SEBI, and we demand that the Supreme Court reopen an investigation into this. अडानी पर आरोप भारी, रिपोर्ट पर सियासत जारी। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी, बुच दंपति ने दी सफाई। कांग्रेस का वार, क्या छुपा रही है सरकार? उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं। सेबी हिंडनबर्ग की लड़ाई, देश में सियासत हाई। अडानी है बहाना, देश की अर्थव्यवस्था है निशाना। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका सिंह जी आगे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, स्वागत है आपका। विनय सिंह बिन्नू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका स्वागत। और आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अशोक अजमेरा जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं। सबसे पहले शुरुआत अशोक जी आप ही से कर लेते हैं। ये जो आरोप पूरे मामले को लेकर लग रहे हैं, कितनी गंभीरता है इन आरोपों में और किस तरह से आप देख रहे हैं निवेशकों पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? ये जहां तक मार्केट का सवाल है और मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है उसके हिसाब से कोई इतना ज्यादा कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट में। हिंडनबर्ग का ये फेमस हो चुका है इस तरह की रिपोर्ट निकालने के लिए। इज ए वेरी बिग शॉर्ट सेलर और पहले भी इन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट्स निकाली हैं, लेकिन हमारे देश में उसका जो निष्कर्ष हुआ, उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके हिसाब में उसमें से कोई भी फाइंडिंग में उन्होंने जो एलिगेशन किए थे वो प्रूव नहीं हो पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार अगर सेबी चेयरपर्सन के ऊपर भी उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं या लगाने की कोशिश की है तो उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे मार्केट में पड़ेगा। बल्कि मैं ये निवेशकों को ये सलाह देना चाहूंगा कि बिल्कुल पैनिक में नहीं आए और किसी भी तरह की ऐसा डिसीजन नहीं ले लें जो बाद में उन्हें पछताना पड़े। मार्केट में इस न्यूज के चलते कोई भी माल बेचना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन अगर आया तो एक निवेशक को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, ना कि पैनिक में कुछ एक्टिविटी करना चाहिए। क्योंकि इस पूरे मामले की जांच भी लगातार चल रही है और सवाल ये उठता है सारिका जी, क्या इस मामले में और सख्ती से कदम उठाने चाहिए? क्योंकि अब सेबी चेयरपर्सन को भी हिंडनबर्ग ने कटघरे में लाने की कोशिश की है। हालांकि वो बात अलग है कि माधवीपुरी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार।
देखिए, जो जिस तरीके का ये पिछले 1 साल से जो ये चल रहा है सिलसिलेवार, अगर हम इसको देखें तो पिछली बार अडानी जी के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने अपने एलिगेशंस लगाए थे, उनके चलते मार्केट में कितना उनको किस तरीके से मार्केट गिरा, कितने हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा। और इसकी जो लगातार हम एक गवर्नमेंट के साथ में और इन इंडस्ट्रियलिस्ट का जो कनेक्शन है, जिसके बारे में राहुल गांधी जी लगातार बात करते आ रहे हैं, ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। देखिए, राहुल गांधी जी पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि इनके बीच में किस तरीके का, सरकार के बीच में और इन 2-3 उद्योगपतियों के बीच में किस तरीके के रिलेशंस है, और हमारा देश का पैसा, आम जनता का पैसा किस तरीके से इन पार्टीज, ये जो कुछ उद्योगपति हैं, इनकी कंपनीज में किस तरीके से उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, सेबी चीफ ने भी नकार दिया है। बीजेपी भी ये कह रही है कि जब मॉनसून सत्र आता है, एक सेकंड सारिका जी, जब मॉनसून सत्र आता है ऐसी रिपोर्ट्स तभी क्यों आती हैं? बीजेपी ये भी आपसे पूछ रही है कि क्या विपक्ष का भी इसमें कुछ कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, कोई तार है? क्योंकि कभी प्रधानमंत्री पर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री आ जाती है मॉनसून सत्र के दौरान ही, या जब भी सत्र होता है, या अब जब ये रिपोर्ट आई है तब भी सत्र चल रहा था। देखिए, ऐसा है कि आप इस बात को इससे जोड़ रहे हैं तो ये तो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लगातार राहुल गांधी जी तो पिछले 10 साल से 2014 में जब इनकी सरकार बनी उस दिन से लेकर के आज तक हर प्लेटफॉर्म पर लगातार वो कहते आए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सरकार के बीच में और इन उद्योगपतियों के बीच में किस तरीके का कनेक्शन है, और क्या इनको फायदा ऑफ द रूट जाकर के सरकार इनको पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर हम आज की रिपोर्ट की बात करें तो 2023 में जो अडानी के खिलाफ जिस तरीके के एलिगेशंस जो हिंडनबर्ग ने लगाए थे, जो लगाए थे भी नहीं भी किए सारिका जी, और उन आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया है। आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है आलोक जी, अगर हिंडनबर्ग के आरोप सही साबित होते हैं जैसा कि सारिका जी भी कह रही हैं, या फिर इन आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई होती है, तो भारतीय मार्केट, स्टॉक मार्केट पर और अडानी ग्रुप के निवेशकों पर कितना बड़ा इंपैक्ट होगा इसका? देखिए, ये सिचुएशन है जिसमें इन्वेस्टर्स को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी हिंडनबर्ग एक ब्लैकमेलर है, उसने और भी देशों में इस तरीके की वारदात की है, इस तरीके की रिपोर्ट पेश की है। वो यूएसए में ही ब्लैक लिस्टेड है और 3-4 और भी कंट्रीज में ये ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। तो इनके रिपोर्ट पर इन्वेस्टर्स को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहले भी इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में खारिज कर दिया था। सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद उनको कहीं से नहीं लगा कि इस मैटर को सीबीआई या किसी और एजेंसी को देने की कोई जरूरत है। और बुच और उनके हस्बैंड लगातार कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है जी। जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, अगर किया है जिस समय वो सिंगापुर में थे उस समय किया होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई जरूरत नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि इस रिपोर्ट पर कहीं से भी ये इस तरीके का पैनिक क्रिएट करके शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, ये उसमें खरीद के और अपना फायदा करके और निकल जाते हैं। और पहले से भी ये दूसरे एजेंसीज के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ इस तरीके की मिलीभगत करके ये चाहते हैं कि सरकार को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी से खतरा नजर आ रहा है या उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो लोग इस तरीके की कार्रवाई करके चाहते हैं कि भारत के इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है इस रिपोर्ट में जिससे कि किसी को पैनिक होने की कोई जरूरत है। ठीक है, यानी ये जो आरोप है वो खुद भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि खुद जो सेबी चेयरपर्सन है उन्होंने भी ये बता दिया है कि उन्होंने ये पोस्ट ज्वाइन करने से 2 साल पहले ही इन्वेस्ट किया था, इसलिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। लेकिन विनय सिंह जी, सेबी की अब तक की जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से क्या कराई जानी चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी भी डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जब कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो अब जांच सीबी के द्वारा कैसे हो सकती है? आप ये बताइए, माधवी पुंज
जो इसकी चेयरपर्सन है, इससे पहले इनके पति स्टोनबर्ग जो है एक बड़ी कंपनी रियल एस्टेट की थी, उसके सलाहकार थे। अभी हमारे आलोक भाई भी कह रहे थे कि इससे पहले उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किया हो, जो भी चोरी की हो, लेकिन हमारे पास आए तो वॉशिंग मशीन में धुल करके आए, ये कोई बात होती है? आज मान लीजिए हिंडनबर्ग बार बार आपके ऊपर कर रहा, तो जेपीसी करा दीजिए, क्यों नहीं कराते हैं? बताइए, मॉरिशस में छोटे छोटे कंपनी बना करके, उसके बाद विदेशों से पैसा लगा करके, अपने शेयर की वैल्यू बढ़ा करके, और जब मिडिल क्लास उस शेयर को खरीदता है, उसके बाद वो शेयर धराशायी होता है। इस देश को लूटने का काम यह मोदी सरकार पूंजीपतियों के साथ मिल करके कर रही है, यह तो क्लियर हो गया। मॉरिशस की एक कंपनी GDOF करके है, उसको इन लोगों ने यानी आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या, पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं, सेबी चेयरपर्सन ने जो कहा, या फिर जो अडानी ग्रुप की ओर से लगातार कहा जा रहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने भी क्योंकि इस मामले की जांच को देखा है, वो सब आपको लग रहा है कि सब झूठ बोल रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से सेबी ने भी झूठ बोला है, क्लियरली जान लीजिए, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है, क्योंकि जो इल्जाम इस समय सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर लग रहा है, ये सलाहकार थे इससे पहले, इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे आप? और उसके बाद आकर के इन्होंने कई कंपनियों को पत्र लिखे हैं, इन्होंने मेल किया है कि आप इसमें पैसा लगाइए, और इस तरह से जो है, और GDOF को तो यहां तक इन्होंने कहा कि आप इसमें पैसा ठीक है सर, आप पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, आप वैसी बात भी करेंगे। अशोक जी, हम आपसे बेहतर समझना चाहेंगे, ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रही है, इसका कितना असर होगा, और ये जो पूरा मामला चल रहा है, इससे भारत में जो विदेशी निवेशक हैं, क्या उनका भरोसा कम हो सकता है? क्या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ट्रस्ट इशू हो सकते हैं इस तरह की बातों से? नहीं, देखिए, एक तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट ए पॉलिटिकल एनालिस्ट जी, और मेरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अलायंस नहीं है जी। मैं कैपिटल मार्केट का थोड़ा ज्ञान रखता हूँ, 20-30-40 साल का, और थोड़ी बहुत इकोनॉमी समझता हूँ, अर्थव्यवस्था समझता हूँ। उसके हिसाब से मेरे जो विचार रहेंगे वहीं तक लिमिटेड रहेंगे, न कि पॉलिटिकल। तो जहां तक विदेशी निवेशकों का भारत के अंदर निवेश करने का विश्वास है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की रिपोर्ट से उस विश्वास में कुछ फर्क पड़ेगा। वी हैव ए वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है, हमारे देश की कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उसमें ये रिपोर्ट के कारण कोई विदेशी संस्थागत के निवेश में फर्क आएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। हालांकि उनके दूसरे कारण हो सकते हैं भारतीय बाजारों में बिकवाली करने का, वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के हिसाब से हो सकता है, वहां की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होता है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट क्या हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है, उन्हें कितने पैसे की जरूरत है, उसके हिसाब से उनका बाइंग करने का या सेलिंग करने का डिसीजन हो सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट के कारण कोई बहुत बड़ा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा विदेशी निवेशकों के निवेश में भारत में, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। जहां तक हमारे मित्र कुछ बोल रहे थे, देखिए, जहां तक सेबी चेयरपर्सन का सवाल है, उन्होंने सब डिस्क्लोजर दिए हुए हैं, ऐसा रिपोर्ट में आया है, ऐसा सेबी की रिपोर्ट में भी आया है। और अगर वो डिस्क्लोजर सब नियम के हिसाब से हैं, और अगर उनका पुराना निवेश इस फॉरेन फंड में नियमों के हिसाब से था, तो मेरा ये मानना है कि उसमें कोई बुरी बात नहीं थी, उसमें कोई गलत नहीं था। हाँ, ये है कि इसे सनसनीखेज बना दिया गया है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में वो न्यूज़ नहीं थी कि माधवीपुरी बुच जी का कोई निवेश फॉरेन के किसी फंड में कभी भी था, क्योंकि ये खबर किसी को मालूम नहीं है, मालूम नहीं थी, उसके कारण इसे बहुत सनसनीखेज बना दिया गया है इस न्यूज को कि उनका 1-1.5% उसमें निवेश था, और वो भी सेबी में आने के पहले किया गया था, और उनके हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने उनका ये फंड था, उसमें उन्होंने निवेश किया। क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि भारत में इतना निवेश, ठीक है, वो अपनी तरफ से सफाई पेश कर रहे हैं, अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन आलोक जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी ने भी सफाई दी है, बयान दिया है, और ये कहा कि जो निवेशक हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसमें भी डिस्क्लेमर दिया गया है, और उसमें कहा गया कि कंपनी जिन बॉन्ड्स की चर्चा यहाँ पर इस रिपोर्ट में कर रही है उनमें शॉर्ट पोजीशन रख सकती है। इस डिस्क्लेमर का आखिर मतलब क्या है, हमारे दर्शकों को आप समझाएं। देखिए, ये जो रिपोर्ट है
ये टोटली मैलिशियस है और ये फैब्रिकेटेड है। सही कहा है अजमेरा जी ने कि अगर किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया है जिस समय वो सिंगापुर में रह रहे थे, उस समय वो उनका कोई सेबी से लेना देना नहीं था, तो उस ठीक है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई वो बात, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आज इंडिया की वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज करने के लिए हिंडनबर्ग बार बार लगातार जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो अपना फायदा लेके और निकल जाती है जी। वो यहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम को डीस्टेबलाइज करने के लिए ये सारी कवायद कर रही है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस तरीके से कुछ नहीं उनको देखने को मिला है जिससे कि इस रिपोर्ट पर नहीं विश्वास किया जाए। और सेबी ने भी ये उसकी जांच की थी, उसमें भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। तो अभी ये वक्त है कि हमारे इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर वो पैनिक होंगे तो ये अपना मकसद में कामयाब हो जाएंगे। यानी अर्थव्यवस्था पर असर डालने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। सारिका जी, यही तो बीजेपी भी कह रही है कि जब जब सत्र चलता है ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, ये छवि खराब करने की कोशिश है और यही बात मधु जी ने भी कही। देखिए वंदना जी, जो बात अभी खुद ही मेरे बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि वो पहले क्या कर रहे थे उसके बारे में पता नहीं। देखिए ऐसे संवैधानिक पदों के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं, सेबी के ऊपर जो चेयरमैन जिसको नियुक्त किया जा रहा है, कैसे उसका बैकग्राउंड है जो उसको प्रभावित नहीं कर सकता? आप मुझे ये बताइए। अगर वो उन कंपनीज के अंदर पहले से थे तो उनका इंटरेस्ट कैसे उसकी कार्यशैली को प्रभावित नहीं कर सकता है? कृपया इस बात को समझाया जाए, क्योंकि उनका जो नियुक्ति की गई वही मैलिशियस बैकग्राउंड के आधार पर की गई, ताकि वो उसके पिछले 1 साल से हम लोग इनसे कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दीजिए। आप ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन दी किसको गई? सेबी को। और सेबी का जो अध्यक्ष बैठा है वो खुद इनके अंदर इन्वेस्टर है, उनका खुद के अंदर इन ट्रस्ट के अंदर उनकी पार्टनरशिप है, तो वो अपने ऊपर, ये तो एक आम व्यक्ति को, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी रखे या ना रखे, आप और मैं जो साधारण व्यक्ति है, साधारण मिडिल क्लास लोग है, वो उस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस सीट पर बैठा है और उसको उसके खिलाफ ही अगर जांच करने के लिए कहा जाएगा, तो इस देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर ऐसे कौन से महान व्यक्ति है जो अपनी कमियां आकर के पब्लिक डोमेन में बताएंगे? आप लोग क्या चाहते हैं? कैसे जांच होनी चाहिए जिस पर रिलाय करेंगे, जिस पर भरोसा कर पाएंगे आप लोग? देखिए वंदना जी, हम शुरू से एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस के पक्ष में रहे हैं और भूतकाल में भी जब हमारी गवर्नमेंट थी तभी भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए, उनके ऊपर जेपीसी बनी थी। तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि ये इस देश के बहुत सारे और खासकर मिडिल क्लास लोगों की पॉकेट का सवाल है। वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं एक छोटे टर्म के लिए, एक छोटी मोटी अपनी पूंजी जो बचत होती है उसको ऐसे करते हैं और उसको इस तरीके से फ्रॉड करके कि आप एक सिर्फ मार्केट के अंदर एक हाई प्रोफाइल बना दें और फिर उनके शेयर्स गिर जाएं और इन्वेस्टर्स अपने आप को ठगा सा महसूस करें, तो ये एक तरीके से ठगी है। इस बात को लेकर है कि सेबी पर अगर जो आरोप लगे हैं वो सच हुए तो बाजार में अगर कोई गड़बड़ हुई तो निवेशकों का जो नुकसान होगा उसकी आखिर भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी या फिर सेबी या अडानी? क्या विनय जी आपकी भी यही चिंता है? देखिए बिल्कुल, आज जो भी बार बार हो रहा है तो उसको जेपीसी बना करके या रिटायर्ड जज के द्वारा अगर उसको जो है इसकी जांच कराई जाए, क्या दिक्कत है? सरकार को क्या दिक्कत है उससे? बार बार कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को लूटने का काम या गौतम अडानी और विनोद अडानी के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसका खुलासा होना चाहिए। आप कह रही है कि कोई, ये अभी आलोक जी कह रहे थे उससे पहले क्या, अरे जब वो सेबी के सदस्य बनाए गए हैं तो उन्होंने जीडीओ को जो है मेल किया है, वो मेल जो है सबके सामने है, वो तो सामने आ चुका है। उसके बाद इन्होंने स्टोनवर्क जो है कंपनी को जो है जिसके ये सलाहकार थे उसमें इनका पैसा निवेश किया उसको मजबूत बनाने के लिए, वो सारी चीजें तो तथ्य सामने है, वो कहां चले जाएंगे? ये झूठ बोल रहे हैं। जो चिंता आप जाहिर कर रहे हैं और आपके मन में जो संदेह है जवाब देना चाह रहे हैं, अशोक जी बोलिए सर। नहीं, देखिए, जहां तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का सवाल है, आप सबको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी। ये ओनली सेबी ने अकेले जांच नहीं की है। जब पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जी, उस हाई पावर्ड कमेटी में, जिसमें बहुत एक्सपीरियंस बैंकर थे, अर्थशास्त्री थे, कई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा
कि ये हिंडनबर्ग के जो भी चार्जेस हैं वो सब बेबुनियाद हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का डिसीजन दिया था कि इसमें कोई फर्दर किसी तरह की इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है और मेरे ख्याल से वो केस क्लोज हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि उस समय की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ओनली सेबी ने किया था, जहां पर आप बोल रहे हैं कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। उस समय एक इंडिपेंडेंट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसी तरीके से मुझे इस उसमें नहीं पढ़ना है कि जेपीसी होना चाहिए या कोई इंक्वायरी होना चाहिए। ठीक, अशोक जी, जल्दी से जो निवेशक हैं जो इस वक्त परेशान है, चिंतित हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी कि ऐसे वक्त में जब ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है उनको क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसा मैंने अपने स्टार्टिंग रिमार्क्स में बोला था, निवेशक को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई किसी कंपनी के ऊपर, मार्केट के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इतनी सनसनीखेज बनाई गई है इस न्यूज को, उसके कारण मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन आप पैनिक में कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आपका नॉर्मल डिसीजन है कोई स्टॉक को बेचने का तो आप बेचिए। अदरवाइज इस न्यूज के चलते ऐसा मत सोचिए कि भारतीय बाजार लुढ़क जाएगा। ठीक है, जिनके ऊपर इंक्वायरी होनी हो, जिनके ऊपर कोई एक्शन ली जानी हो वो हो जाए, लेकिन इसका भारतीय बाजारों पर कोई फर्क पड़ेगा लंबे समय तक, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मतलब बाजारों पे फर्क नहीं पड़ेगा और यानी निवेशकों को अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और जांच इस मामले पर गंभीरता से होगी क्योंकि सरकार भी इस पूरे मामले को देख रही है, मॉनिटर लगातार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी शुक्रिया, विनय जी और सारिका जी आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। चलिए, इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।